बिहार बोर्ड मैथ के सभी चैप्टरों का रिवीजन। नमस्कार बच्चों, आइए आज देखते हैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड के मैथ को। इसमें जो 15 चैप्टर है उन सभी चैप्टर के जो मेन पॉइंट सब है उसको देखते हैं। उसमें से पहला पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को, ग्रुप को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जब वास्तविक संख्या जो पाठ है यानी एक पाठ है उसको हम ध्यान से देखेंगे तो उस पाठ में जो मेन टॉपिक सब है उसमें है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानना होगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर उसी तरह से परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर संख्याओं का मौसम निकालना, HCF के लिए फिर यूक्लिड विभाजन विधि यानी A=BQ+R, जहाँ R जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा ही रहना चाहिए R को। उसके बाद इसमें लघुत्तम समापवर्ती भी निकालना यानी LCM भी निकालना सीखना होगा इस पाठ में, एक पाठ में। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को भी जानना होगा। जैसे कहीं अगर P/Q कोई संख्या है, परिमेय संख्या है, तो वहाँ Q का मान, Q का वैल्यू अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा तब तो वह शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है यानी अगर उसके Q बराबर 3 हो जाए, फिर 7 हो जाए, 9 हो जाए, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। यानी किसी भी परिमेय संख्या के बटा में, हर में 1 2 रहे, चाहे 2 की संख्या ज़्यादा रहे यानी 2 गुना 2 गुना n बार तक रहे, या 5 रहे, 1 बार रहे, या 1 बार से ज़्यादा रहे यानी 5 गुना 5 गुना 5 रहे, या 2 5 दोनों रहे, तब तो वह शांत हो सकता है। उसके अलावा इसमें जानना होगा आप लोगों को कि √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, जैसे 1/√2 या 7√5। इस टाइप से आप लोगों को इन संख्याओं को, जो कि अपरिमेय संख्या तो है ही है, √3 या 1/√2, 7√5, यह सभी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना सीखना होगा आप लोगों को, और इसका प्रैक्टिस करना होगा बार बार आप लोगों को परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इस तरह से चैप्टर 1 में, एक पाठ में कुल एक्सरसाइज 4 आप लोगों को मिलेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और इन चारों पाठों के अंतर्गत यही सब मुख्य बिंदु है जिसका गहराई से आप लोग को अध्ययन करना होगा ध्यान से। जैसे भाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि जिस संख्या का गुणनखंड 1 हो, स्वयं हो, और उसके अलावा कोई तीसरी संख्या हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी जिसका 2 ही गुणनखंड हो, जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नहीं हो 0। अपरिमेय संख्या यानी जो रूट के अंतर्गत हो, यही इसका मेन। उसके बाद जैसे कि दूसरा चैप्टर है, तो इसमें दूसरे चैप्टर में है बहुपद। तो बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब इस जो 2 चैप्टर है उसमें जो मेन टॉपिक सब है उसमें बहुपद यानी जिस समीकरण में, जिस प्रश्न में 1 से अधिक पद हो तो उसे बहुपद कहेंगे। तो इसमें 3 प्रकार के बहुपद हम लोगों को पढ़ना है। पहला है रैखिक बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसका घात पावर 0 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिस समीकरण का यानी जिस बहुपद का अधिकतम पावर सबसे ज़्यादा वाला जो घात है वह 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद का अधिकतम सबसे अधिक वाला घात अगर 3 हो तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। यदि किसी बहुपद में
किसी चर का मान घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसमें आप लोगों को इस एक x अक्ष जानना होगा, एक y अक्ष जानना होगा। जो ऐसे पड़ी रेखा रहती है उसको x अक्ष कहते हैं और खड़ी को y अक्ष कहते हैं। जब इसका आलेख बनता है तो वहीं इसी पर बनाया जाता है, x अक्ष और y अक्ष के बीच में आलेख इसका बनाया जाता है। इसमें एक शून्यक निकालना पड़ता है। समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और उस समीकरण का यानी उस बहुपद का शून्यक निकालना होता है। इसका जैसे कि अगर जिसका घात 0 है तो उसका कोई हल नहीं होता है, उसका कोई शून्यक नहीं निकलता है। अगर घात रैखिक बहुपद है, उसका घात 1 है तो उसका 1 हल निकलेगा, घात 2 है तो उसका 2 हल निकलेगा, घात 3 है तो 3 हल निकलेगा। तो यहाँ हमको पढ़ना है द्विघात अगर बहुपद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात हो गया तो इसका 2 निकलेगा हल, एगो अल्फा एगो बीटा, 2 शून्यक हो जाएगा। तो दोनों का योगफल, अगर अल्फा प्लस बीटा का योगफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a, और दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो होता है अल्फा गुना बीटा यानी c/a। यह हो गया द्विघात बहुपद के लिए। वहीं अगर त्रिघात बहुपद हो जाए तो उसका 3 हल होगा, तो उसमें जो 3 शून्यक होता है वह शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा। तो अगर तीनों शून्यकों का योगफल कहते निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वह उसका होता है -b/a। अगर रहे अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, तो इसका आंसर होता है c/a। और अल्फा गुने बीटे गुने गामा अगर हो तो इसका होता है -d/a। इसमें एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। उसी तरह से इसमें एक हो जाएगा px = gx × qx प्लस rx, जहाँ कि rx हमेशा gx से छोट रहेगा, rx हमेशा gx से छोटा होगा। इसको पहले हम लोग नीचे के क्लास में पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो शेष जब भी होता है वह है भाजक से छोटा होता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा चैप्टर जो है, तो तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि इसका नाम है, देखिए नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको तोड़ के समझ लेंगे नाम तो बहुत आसान हो जाएगा। 2 मतलब 2, चर मतलब वेरिएबल, और वाला रैखिक। रैखिक अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए हैं कि जिस समीकरण में चर का मान 1 हो, अधिकतम मान 1 हो, तो उसको रैखिक कहते हैं, रैखिक समीकरण। यानी निश्चित है कि इस समीकरण में घात 1 होगा लेकिन चर 2 होगा। युग्म, युग्म मतलब है जोड़ा, पेयर। जैसे 2 वस्तु हो जाए तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसमें चर भी 2 होगा और समीकरण भी 2 होगा। इसको देख के ही आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ, यह 3 चैप्टर का हिसाब है जिसमें 2 समीकरण दिया हो और 2 चर हो, यानी एगो x हो, y हो, a हो, b हो, इस टाइप से हो, और उसका पावर न 2 हो न 3 हो, हमेशा 1 हो। यानी 1 लिखा नहीं जाता है। जब कहीं किसी भी हिसाब में पावर 1 रहता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। इसमें टोटल 6 चैप्टर होते हैं। हमको लगता है कि सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे 10वां के गणित में। तो इसमें 3.1 से लेकर के 3.6 चैप्टर है, और इस चैप्टर में 3 पार्ट में टोटल 4 विधियों का उपयोग करना है। पहले तो बात जानिए कि समीकरण इसमें 2 होगा, चर भी 2 होगा, और घात हमेशा 1 रहेगा, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। इसको हल करने के लिए 4 विधि होता है। पहला में 1 नंबर में ग्राफीय विधि, 2 नंबर में प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है विलोपन विधि, चौथा होता है व्रजगुणन विधि। व्रजगुणन विधि में अगर x निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1, और बटा में a1b2 माइनस a2b1। उसी तरह से व्रजगुणन विधि से अगर y निकालना हो तो c1a2 माइनस c2a1,
बटा में A1 B2 माइनस A2 B1 दोनों के बटा में सेम अंक रहेगा। इसमें का जो दो समीकरण होता है उस समीकरण का रूप इस टाइप से रहता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, या पहला समीकरण कहेंगे, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, इसको दूसरा समीकरण कहते हैं। इसमें आप लोग को एक ध्यान देना होगा, जांच करने का एक हिसाब आता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर यह तीनों बराबर हो तो उसको कहते हैं संगत, उसका होता संगत कहते हैं उसको, उसका अनेक हल होता है, और वह समपाती भी होता है। अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो वह ग्राफ पर दोनों रेखाएं उसकी समपाती होगी, वह संगत होता है और इसका अनेक हल होता है। उसी तरह से ध्यान देंगे कि अगर A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2, फिर से सुनिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 हो तो इसका असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा और इसका ग्राफ समानांतर हो जाएगा, यानी इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसमें एक और होता है, जैसे पहला ही A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, यानी यही दोनों अगर बराबर नहीं होता है तो आगे इस तीसरा को देखना ही नहीं है कि ये बराबर है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इसी दोनों में देखिए कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, तब यह संगत होगा, संगत के साथ साथ एक हल होगा, यानी इसका एगो आंसर निकलेगा, और यह प्रतिच्छेदी होगा, यानी जो इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक जगह किसी एक बिंदु पर कट करेगा। जैसे यहाँ देखिए A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के तो यह प्रतिच्छेद करेगा, इसका केवल एगो हल होगा लेकिन यह संगत होगा। उसी तरह से अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो यह समपाती होगा, इसका अनेक हल होगा और यह संगत होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, यह समांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यह असंगत होगा। चौथे नंबर पर हम देखते हैं, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें समीकरण का जो रूप होता है 3 नंबर में बताए हैं आप लोगों को कि रैखिक समीकरण था, घात 1 था, इसमें घात 2 रहेगा, यानी पावर 2 रहेगा, सबसे बेसी से बेसी पावर 2। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग ax² प्लस bx प्लस c में x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, छुपा हुआ है। तो जब सबसे पावर बेसी 2 है तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। इस द्विघात समीकरण को हल करने का यहाँ 3 विधि पढ़ना है इस चैप्टर में, 4 चैप्टर में। पहला एगो सबसे आसान विधि जिसको माना जाता है कि मध्य पद विभाजन विधि, यानी बीच वाले जो पद होंगे उसका गुणनखंडन करेंगे, यानी उसको तोड़ेंगे। ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं कि दोनों भागों को गुना करें तो पहला पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर हो जाए, और जोड़ें तो मध्य पद के बराबर हो जाए। इस विधि को कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि, यानी बीच वाले का जो बीच वाला 2 नंबर का पद है, यानी जिसका घात 1 है, उसको 2 भाग में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि उसका गुना करने पर गुणनफल पहला पद और तीसरा पद, यानी पावर 2 वाला और पावर 0 वाला पद के गुणनफल के बराबर हो जाए, और जोड़ते हैं तो जोड़ने पर बीच वाला पद मिल जाए। उस विधि से हल करना है। दूसरा, इस पूरे 4.1 से 4.4 के बीच में 4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको किताब में लिखा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें। तो यह पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, तो इसमें कुछ हिसाब दिया है, 4 को हिसाब दिया है, जिसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हल करना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हल करना है। इस तरह से इस विधि का उपयोग करना है। उसके बाद इस चैप्टर के लिए एक बहुत ही स्पेशल इसमें विधि दिया है,
सूत्र दिया है, जिसमें आप लोगों को जानना होगा डी, कैपिटल डी। डी कहते हैं, इसका 2-3 नाम होता है। डी से डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश में उसको कहते हैं, या विविक्तकर, इसको विवेचक के भी नाम से जाना जाता है। इसको जरूर तीनों नाम याद रखिएगा, 1 नंबर यह में पूछ देता है। डी मतलब विविक्तकर, डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश में, और विवेचक, इन नामों से इसे जाना जाता है। डी बराबर होता है b² - 4ac, वहीं b मतलब मध्य पद और 4 मतलब 4, a मतलब पहला पद और गुना c मतलब तीसरा पद। d = 4ac, b² - 4ac, इसी को विविक्तकर, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसमें एक चीज़ और का ध्यान रखना है आप लोगों को कि b² - 4ac यदि 0 से बड़ा होगा, यानी अगर b² - 4ac का वैल्यू मान 0 से ज़्यादा आएगा तो उसका 2 आंसर होगा, 2 हल होगा। यदि इसमें 3 ऑप्शन रहता है, 3 तरीका होता है। b² - 4ac का वैल्यू मान 0 हो जाएगा तो उसका 1 आंसर होगा, यानी उस हिसाब को अगर हल करेंगे तो उसका आंसर एक ही आएगा। 2 जो आंसर आ रहा है तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, यानी अगर हल 0 आता है तो उसका 1 हल होगा। यदि अगर b² - 4ac 0 से कम हो जाए तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, चाहे आप किसी भी विधि से निकालें, मध्य पद विभाजन विधि से निकालें, चाहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालें, या इसके लिए एक और सूत्र देता है, एक और विधि है इस चैप्टर में इसको बनाने के लिए, जिसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है कि -b + (√b² - 4ac बटा में 2a, इसको ऐसे भी कह सकते हैं -b + (√) जहाँ लिखा है ना b² - 4ac, उसके बदले में हम यहाँ √d भी लिख सकते हैं, क्योंकि d का ही तो वैल्यू होता है b² - 4ac। तो -b + (√d बटा में 2a ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस है और माइनस है, दोनों एक ही जगह लिख दिया गया है इस सूत्र में, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, सुनिए एक बार ध्यान से। -b + (√b² - 4ac बटा 2a, कॉमा डालेंगे। अगला स्टेप जो बनेगा -b - (√b² - 4ac बटा 2a। इस तरह से हम देखते हैं कि चौथा चैप्टर में कुल 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4 चैप्टर है, जिसके बनाने के लिए 3 विधियां हैं। इन्हीं विधि से इनको हल करना होगा। आइए इसके बाद देखते हैं 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। एपी का मतलब होता है फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि अगर बराबर बराबर संख्या अगर बढ़ते, जैसे 2 है, जोड़ 2 4 हो गया, जोड़ 2 6 हो गया, इस तरह से अगर बढ़ रहा है तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें टोटल 5 फार्मूला है और उसी 5 फार्मूला से पूरा चैप्टर बन जाएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यह चैप्टर बहुत आसान चैप्टर में से भी आता है। इसमें पहला फार्मूला है एपी बराबर होता है कि a1 a2 a3 a4 ... जहाँ a जो है वह पद है, यह एपी का पहला पद हुआ a1, दूसरा पद हुआ a2, तीसरा पद हुआ a2, इस तरह से यह पद बढ़ते जाता है। उसके बाद एपी लिखने का एक दूसरा भी फार्मूला है, मतलब सूत्र है। उसमें क्या कहता है कि a + d, a + 2d, बीच बीच में कॉमा है, a + 3d, इस तरह से ... और आगे हम लिख सकते हैं। यहाँ जो d आया स्मॉल d है, इस d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसका हिंदी होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी वह अंतर जो एपी के किसी भी 2 पदों के बीच हो और वह अंतर हमेशा बराबर होता है, यानी a2 में से a1 को घटाएंगे तो उतना ही होगा जितना a3 में से a2 को घटाने पर होगा।
फिर उतना ही होगा जितना A4 में से A3 को घटाने पर होगा। यानी AP के हर एक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है उसी मान को स्मॉल d कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर कहते हैं। उसके अलावा इसमें दो चीज और निकालना होता है। an यानी nवां पद, AP का nवां पद, उसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a जो हुआ वह AP का पहला पद हो गया और n हो गया नंबर ऑफ टर्म यानी उसमें कई गो पद है, और d जो हो गया वो सार्वअंतर हो गया यानी कॉमन डिफरेंस हो गया। उसी तरह से कुछ पदों का योगफल निकालना हो, जैसे मान लीजिए 5 पद 7 पद 10 पद का योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए उसको s कहते हैं यानी सम ऑफ n, यानी 5 पदों का योगफल तो सम ऑफ s यानी 5 पदों का योगफल। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ठ शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ी कोष्ठ बंद। या इसी को निकालने के लिए दो और फॉर्मूला है, दो और सूत्र है, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं कि s बराबर n/2, यहाँ n है नंबर ऑफ पद यानी कई गो पद है उसमें, तो n/2 कोष्ठ शुरू a प्लस n कोष्ठ बंद। यहाँ an कहने का मतलब सबसे अंतिम पद, लास्ट टर्म। फिर s बराबर सेम s ये तीनों एक ही चीज़ निकालने का फॉर्मूला है, यानी योगफल निकालने का फॉर्मूला है कि n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ a हो गया प्रथम पद और l हो गया अंतिम पद। इस तरह से हम देखते हैं मात्र 5 फार्मूला से पूरा चैप्टर 5 बन जाएगा। उसके बाद हम पहुँचते हैं छठे चैप्टर पर। छठा चैप्टर में आता है हम लोगों का त्रिभुज है, ट्रायंगल, त्रिभुज। इसके बारे में आप लोग जानते होइएगा कि इसमें 3 गो भुजा होता है, 3 गो कोण होता है, 3 गो शीर्ष होता है। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होता है, समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु। फिर कोण के भी आधार पर 3 प्रकार के होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन यहाँ जो क्लास 10 में जो पढ़ना है वह मुख्य रूप से त्रिभुज की समरूपता पढ़ना है। और समरूपता को इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटीज, यानी समरूप, जो देखने में जिसका रूप एक जैसा हो। जैसे 2 गो वृत्त होगा तो वो हमेशा समरूप होता है, 2 गो वर्ग हमेशा समरूप होता है, उसका माप चाहे कुछ भी हो। इसी को आप लोग को ध्यान होगा 9th में आप लोग पढ़े होइएगा तो उसमें समरूपता नहीं सर्वांग समता पढ़े हैं। सर्वांग समता का मतलब होता है कंग्रुएंट। सर्वांग समता में और समरूपता में क्या अंतर है इसको पहले समझिए। सर्वांग समता जिसका सभी अंग समान है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, और समरूपता माने जिसका रूप एक जैसा हो, वो समान हो भी सकता है, समान नहीं भी हो सकता है। जैसे 2 गो अगर न्यूनकोण त्रिभुज हो तो दोनों का एंगल अगर बराबर बराबर हो तो वह समरूप हो जाएगा, लेकिन सर्वांग सम होगा इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। दोनों त्रिभुज में अगर 2 कोण भी बराबर बराबर मिल जा रहा है, यानी एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो, तभी वह समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं। एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण अगर बराबर बराबर हो जाए तो वह समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं यानी एस एस एस, एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, अगर एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की 3 भुजा के बराबर 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 हो तो वे सर्वांग सम भी हो सकते हैं और समरूप भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को सर्वांग सम के बारे में नहीं, केवल समरूपता के बारे में जानना है। तो अगर एस 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 भी हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और चौथा नियम है 1 2 3, चौथा नियम एस ए एस, यानी एक त्रिभुज की पहली भुजा, फिर उस भुजा के बीच का कोण, फिर दूसरी भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा, उसके बीच का कोण और फिर भुजा, इस टाइप से हो तो वह एस ए एस नियम से समरूप होते हैं।
तो इस तरह से क्लास 10 में त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानना है इस चैप्टर में, 6 चैप्टर में। और उसके अलावा इसमें 9 और प्रमेय भी है, जिस प्रमेय को 9 कुल प्रमेय है इसके उदाहरण सब में, एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए। तो उस 9 प्रमेय को भी जानना है, जिसको यहाँ जगह की कमी और सभी चैप्टर को एक साथ शामिल करने के कारण से हम नहीं बता पा रहे हैं। 9 प्रमेय को अलग अलग उसको देखते हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9 प्रमेय और त्रिभुज की समरूपता की कसौटी जानना है। इसी में आप लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि समकोण त्रिभुज के लिए एक नियम आता है कि अगर समकोण त्रिभुज का यानी जौन कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण शेष जो दो भुजा बच गया समकोण त्रिभुज का, यानी जो एगो आधार होता है एगो लंब होता है, वो दोनों के योगफल के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं यानी आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। एक ये जानना है। इसी में ये जो 9 प्रमेय है उसी के अंदर जानना है आप लोगों को कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, तो उसमें अगर हम जो 90 डिग्री का कोण है उस पर से कर्ण पर लंब डाल दें, यानी ABC जो त्रिभुज है उसमें जो 90 डिग्री का कोण हो है, B पर 90 डिग्री का कोण जो बना है उस शीर्ष से अगर AC जो कि कर्ण है उस पर अगर हम लंब डाल दें, तो यहाँ जो 3 गो त्रिभुज बना ABD, BCD और ABC, 3 गो जो त्रिभुज बना, तो बड़ा त्रिभुज दोनों छोटा त्रिभुज से अलग अलग भी समरूप होगा और ये दोनों छोटका आपस में भी समरूप होगा। यानी ABD और CBD आपस में समरूप होगा, फिर ABD ABC के समरूप होगा, फिर CBD ABC के समरूप होगा। यानी तीनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि 6 चैप्टर में या इन बिंदु को जानना है, पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां चैप्टर। 7वें चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे जो महत्वपूर्ण बात जानना है आप लोगों को, वह जानना है कि यह जो पौड़ी रेखा देख रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक या क्षैतिज रेखा, पौड़ी रेखा, या इंग्लिश में एक और इसके लिए नाम आता है अबसिक्सा। थोड़ा सा कठिन है, याद करने में दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, लेकिन किताब में दिया है, किताब में से भी देखेंगे तो आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे, या हम बोल दे रहे हैं उसको सुन के याद कर लीजिएगा या अपने पास लिख के याद कर लीजिएगा। ABSICSSA, अबसिक्सा। फिर से सुन लीजिए, एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक या क्षैतिज रेखा, पौड़ी रेखा या अबसिक्सा, इतने नामों से जानते हैं। उसी तरह से वाई अक्ष को भी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या वाई अक्ष या वाई निर्देशांक या वाई एक्सिस या खड़ी रेखा, जैसे ये पौड़ी रेखा तो इसको खड़ी रेखा, जो खड़ा हो ऐसे खड़ी रेखा, या उदग्र रेखा वर्टिकल, इतने नामों से इसे जाना जाता है। अब इसमें क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट जिसको चतुर्थांश कहते हैं। इसमें 4 चतुर्थांश होता है। यहाँ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख रहे हैं, इसके बीच को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से इसको 4 चतुर्थांश में बांटा जाता है। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दाहिने साइड में x होगा, बाएं साइड में x डैश होगा। ऊपर
y होगा, नीचे y डैश होगा, यह कभी नहीं बदल सकता है। और यहाँ जहाँ दोनों एक्सिस आपस में क्रॉस करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसी जगह को ओरिजिन कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में उसको मूल बिंदु कहते हैं, और उसका निर्देशांक 0 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा, एक नंबरिया में ये हमेशा पूछता है कि ओरिजिन का निर्देशांक क्या होता है। तो ओरिजिन का निर्देशांक होता है 0 0, या ओरिजिन को हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। चतुर्थांश कितने होते हैं, तो 4 गो। एक शख्स का नाम, जो 6 गो नाम आप लोग को बताएं उसमें से कौन दे देता है, उसी तरह से वाई अक्ष का भी नाम कोई भी दे देता है। तो इसको ध्यान देना है आप लोगों को। बाकी इस पूरे चैप्टर को बनाने के लिए 4-5 सूत्र है, 5 गो सूत्र है, अगर उसको याद कर लेते हैं तो यह चैप्टर आप लोगों को काफ़ी आसानी से सब बन जाएगा, जिसमें मूल बिंदु तो 0 0 होता है। उसके बाद एक इसमें आता है दूरी सूत्र, 1 नंबर पर दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में जैसे 2 गो बिंदु दे देगा 2 जगह, और कहेगा ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों का निर्देशांक लिख लेंगे। अब उसमें से किसी को भी x1, किसी को भी y1, और फिर नहीं सॉरी, किसी भी बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 मान सकते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। और दूरी सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला होगा कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फिर से सुनिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें एक आएगा दूसरा जो मध्य बिंदु सूत्र, यानी 2 गो बिंदु दे दिएगा, यहाँ ए है यहाँ बी है, उसके बीच में अगर एगो बिंदु हो सी, ठीक बीचों बीच, तो सी का निर्देशांक अगर निकालना हो तो उसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। यह हो जाता है मध्य बिंदु सूत्र, यानी 2 बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु निकालने के लिए। अगला होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र यानी एक रेखा दिया है, उसको 2:3, 3:5 या इस तरह से अनुपातिक रूप से, जिसको रेशियोज फार्मूला भी कह सकते हैं, चाहे अनुपातिक सूत्र भी कहते हैं, या विभाजन सूत्र भी कहते हैं। तो वह अगर निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये दोनों में सेम रहेगा नीचे। फिर से सुनिए, m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। जहाँ m1 और m2 क्या है, तो अगर एक रेखा दिया गया है, उसके बीच में कोई बिंदु है और 2:3 में बांटना है, तो m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3, इसी को कहता है m। तो यह हो गया विभाजन सूत्र। उसके बाद इसमें पूछता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालें। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी सूत्र तो थोड़ा देर पहले बताए हैं आप लोगों को, अगर वही मूल बिंदु से कह देगा तो यह आसान हो जाता है। x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर रूट के भीतर में, यानी मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालने के लिए कहेगा तो रूट अंडर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। तो उससे मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी कितनी है वह निकल जाएगा। और इस चैप्टर का एक जो फार्मूला है, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा जो फार्मूला है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। मान लीजिए कि यही त्रिभुज दिया है, इसका निर्देशांक दे दे, इसका निर्देशांक दे दे और इसका निर्देशांक दे दे। तो यहाँ x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे ले लेंगे, और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ शुरू x1 छोटा कोष्ठ शुरू y2 माइनस y1, फिर छोटा कोष्ठ बंद कर देंगे, प्लस x2 छोटा कोष्ठ शुरू y3 माइनस y1 छोटा कोष्ठ बंद, प्लस x3 छोटा कोष्ठ शुरू y1 माइनस y2 छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ
बंद। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठ शुरू x1 छोटा कोष्ठ शुरू y2 माइनस y1 छोटा कोष्ठ बंद प्लस x2 y3 माइनस y2 छोटा कोष्ठ बंद प्लस x3 छोटा कोष्ठ शुरू y1 माइनस y2। इस तरह से इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ x1 रहेगा, x2 x3, ये तो लाइन से है, और इसको 23 दिमाग में रखेगा, 23 31 12। अगर इसको ट्रिक के रूप में याद कर लेते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा। x1 x2 x3 यह लाइन से है 1 2 3, और यह है 23 31 12, यानी 2 पर 2 3 3 1 और 1 2, इससे गलती नहीं होगा। उसके बाद एक और बात है कि वीडियो बड़ा होने के कारण इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे अगला चैप्टर के लिए अगला वीडियो में देखिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।